साथ एक साहित्य अकादमी पुरस्कृत विद्वान, बाल साहित्य के जाने माने लेखक, आलोचना, कविता और न जाने क्या क्या, श्री दिव्यक रमेश जी। तो हम स्वागत करते हैं दिव्यक रमेश जी का। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका स्वागत है अनुस्वार मंच पर। आज की इस विचार विमर्श श्रृंखला में हम आपकी साहित्यिक यात्रा के संदर्भ में बात करेंगे। कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किस प्रेरणा से शुरू हुई, यहाँ से हम शुरू करेंगे आज का साक्षात्कार। जी बताएं। मैं बताऊं? हाँ आप। अच्छा, तो अब ऐसा है कि बहुत पीछे आप ले जा रहे हैं, बल्कि बचपन में भी ये ले जा रहे हैं मुझे, किशोर अवस्था में। मैं बता दूं कि मैं दिल्ली के एक गांव में जन्मा हूं जी। और दिल्ली का वो जो गांव किराड़ी है वो हरियाणवी के या हरियाणा के सीमा जी पर है, कहिए सोनीपत की तरफ है दिल्ली का गांव। हाँ। लेकिन हरियाणा की सीमा पर। इसका विशेष कारण मैं बताऊं, क्यों बता रहा हूं ये, कि उसके कारण से हमारे गांव की जो पूरी संस्कृति है, ना कोई संस्कृति बोली है, वो हरियाणवी है। अच्छा जी। और उस हरियाणवी में सांग होता, सांग समझ लीजिए कि स्वांग जिसको कहते हैं या लोक नाट्य जिसको कहते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध लोक नाट्य है। जी, उस सांग से मेरे पिताजी जुड़े हुए थे और एक तरह से मैं कह सकता हूं कि वो एक हरियाणवी के अच्छे खासे लोक गायक थे जी। तो एक तो वो है। मेरी माँ जो है वे दिल्ली से कहलाती थी, दिल्ली के गांव में दिल्ली से कहलाती थी, क्योंकि करोलबाग जो शहर पड़ता था उस शहर से वो आती थी, तो इसलिए जो है वो कहा जाता था ये दिल्ली वाली है, चाहे भले ही भौगोलिक दृष्टि से हम भी दिल्ली वाले थे। बड़ी विचित्र बातें हैं सजीव जी, जो गांव में सर ऐसा ही होता है जी। तो मेरे जो ननियाल थी, नाना जी का जो घर था वो करोलबाग के देवनगर में था जी। हमारा गांव उस समय बिल्कुल गांव जैसा ही होता था, बिल्कुल जोहड़ तालाब होते थे, खेती वगैरह होती थी और बीहड़ रास्ते होते थे, बसें ट्रेन थोड़ा दूरी से लेनी पड़ती थी, ये तमाम माहौल था। तो 5वीं तक तो मैं वहां पढ़ा और फिर मेरी सुरक्षा का शायद ध्यान करते हुए मेरे माता पिता ने मुझे ननिहाल भेज दिया, यानी मामा नाना के पास भेज दिया। तो आप दिल्ली आ गए? तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गए 6ठी क्लास में दिल्ली, गांव से दिल्ली आ गया ये कहिए आप। तो यहाँ जब मैं आया, यहाँ पर शुरू में बड़ा जूझना पड़ा। यहाँ के जो बच्चे हैं वो मुझे स्वीकार ही नहीं करते थे, शायद मेरी बोली की वजह से, मेरे हाव भाव की वजह से, मेरे और तौर तरीकों से, लेकिन धीरे धीरे मैं नचा पसा। और यहाँ पर एक और फायदा ये हुआ कि मुझे अखबार पढ़ने को मिले जी। और अखबार मोहल्लेदारी के, हिंदी अखबार नवभारत टाइम्स आता था, वीर अर्जुन आता था, इस तरह से कई अखबार आते थे और उन अखबारों में बाकायदा बच्चों के लिए साहित्य भी छपता था। जी जी, एक पन्ना होता था बाल संस्कार। तो ये बात। दूसरी बात ये हुई कि आकाश ये रेडियो होता था, रेडियो में एक कार्यक्रम बच्चों के लिए भी आता था और वो मुझे उसमें बड़ी दिलचस्पी थी। इसके साथ ही एक और बात ये थी कि मेरे नाना जी साहित्यकार नहीं थे, लेकिन साहित्यिक अभिरुचि के थे, उनका साहित्यकारों से भी वास्ता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके घर में छोटा सा पुस्तकालय था, जिसमें प्रेमचंद की कहानियां, बिहारी और रसखान, उस तरह के मैसन गुप्त, इस तरह की किताबें भी थी। उनमें से कुछ किताबें तो मैं उठा करके अपने पास रखे हुए हूँ। अच्छा। एक तरह से यादगार के रूप में जी। बहरहाल ये वातावरण मुझे मिला। इस वातावरण में अब आप देख लीजिए, एक तो मैं अपने गांव को, क्योंकि गांव में मैं, मेरे माता पिता, मेरी बहनें, तब तक मेरा छोटा भाई नहीं हुआ था, तो वे तमाम मुझे बार बार याद आते थे। पूरा शहर में आकर के एक ये था कि नए दोस्त कैसे बनाऊं, और उसके साथ जो ना अखबारों में बाल साहित्य और
आकाशवाणी कार्यक्रमों में बाल रचनाएं सुनने का मौका, और पता नहीं कैसे शौक पड़ गया नाना जी की पुस्तकालय से प्रेमचंद आदि कहानियां पढ़ना। मुझे लगता है इन सब ने कुल मिलाकर के शायद मेरे भीतर वो रचना का बीज डाल दिया। उससे बड़ी उन दोनों कवि सम्मेलन भी हुआ करते थे, और मुझे याद है कि चौराहों पर भी कवि सम्मेलन होते थे। जी जी जी। चौक बोलते थे जब, और उनको सुनने का भी अवसर मिला। तो फिर मैं जो है अचानक ही मुझसे कहानी लिखी गई, कुछ कविताएं लिखी गई। हमारे नाना जी के घर के सामने शहतूत का पेड़ था, और मुझे जो है ना वो बहुत ही प्रेरणादायी लगा कि उसके दो टहनियों के बीच में गद्दी रख करके मैं बैठ जाता था और वहां मेरा लेखन होता था। इस तरह से ये लिखना शुरू हुआ। वो चीजें हैं, लेकिन कितनी अच्छी मजेदार बात यह है कि एक कहानी जो लिखी गई थी उस समय, जिसमें वो पात्र भी वही रह गए थे, वो कहानी मैंने जानबूझ करके, मेरी पुस्तक है कवि की कहानियां जो इंडिया नेट बुक्स ने छापी है, जी सर, उसमें मैंने उस कहानी को भी रखा है जानबूझ के। हालांकि उस कहानी का मूल्यांकन करेंगे तो लगेगा कि ये बच्चे के द्वारा लिखी गई कहानी है, लेकिन मैंने जानबूझ के उस कहानी को उसमें रखा था। उस कहानी के पीछे एक इतिहास था। इतिहास ये था कि उस कहानी में जो पात्र थे उनके नाम जो थे लगभग वही थे जो मेरे आसपास रहते थे जी। और मेरे जो दो बड़े मतलब मैं कह सकता हूं कि अंतरंग मित्र थे, उन अंतरंग मित्रों की खुराफातें भी कभी कभी ऐसी होती हैं, ये शायद आपका भी वास्ता पड़ा होगा, तो ना क्षमा करते। मैं इंटरप्ट करूंगा 1 मिनट के लिए। मुझे तो अपनी याद आने लगी जी कि मैं भी गांव में पढ़ा बड़ा, शुरुआत 6वीं कक्षा तक मैं गांव में रहा जी। और 7वीं कक्षा में जैसे ही मैं 6ठा पास किया तो मेरे को पिताश्री जी हमारे हमको गांव शहर ले आया जी। तो जैसा कुछ आप बता रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हमारे साथ। हाँ, तो आप मुझसे 1 साल सीनियर करके आए थे शहर में। मैं 5वीं पास करके 6वीं में आ गया था और देवनगर गवर्नमेंट स्कूल में मैंने प्रवेश पा लिया था। तो जो मैं बता रहा था वो ये कि वो जो कहानी मैंने डायरी पे लिखी, मैंने चुपके, किसी को नहीं पता था मैं लिखाता हूँ, मैंने चुपके से वो कहानी जो है अपने उन अंतरंग मित्रों को जो मेरे साथ के थे उनको कहा, लो भाई मैंने ये लिखा है, पढ़ो। वो लेके उसको बैठ कर, उसके बाद मुझे सिर्फ इतना कहा कि अब तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। क्या होगा? कहते हमने ये कहानी डायरी जो है तुम्हारे नाना जी को दे दी, और बच्चों अब नाना जी जब देखेंगे ना तुम ये धंधे करते हो तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला हम आनंद लेंगे। बहरहाल मैं डरा, और हमारे यहाँ कोई लिखने पढ़ने वाला वैसे नहीं था जी सर। तो नाना जी, शाम होते होते नाना जी ने मुझे बुला लिया। अच्छा, डायरी के पास, और जो ना कहा ये तुम्हारी डायरी है। मैंने जी, ये तुमने लिखी है कहानी? मैंने कहा जी। सच सच बोलो गुस्से में, किसने लिखी है कहानी? मैंने कहा जी मैंने ही लिखी है। उसके बाद वो उन्होंने जो है ना 2-3 बार पूछने के बाद एक बार फिर कहा कि ये अब ये बताओ कहाँ से नकल की है? मैंने कहा जी मैंने नकल तो नहीं की, अपने आप ही लिखी है मुझसे तो। और मैं डर रहा था, लेकिन ये सब सुनने के बाद जब नाना जी का, अच्छा सचमुच अगर तुमने लिखी है तो बहुत अच्छा किया तुमने, और तुम खूब लिखा करो। बहुत बढ़िया। ये जो बात, ये मुझे बचपन में ही मिली। संजीव कुमार जी, मेरे दोस्तों की क्या हालत हुई होगी ये आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मुझे कितना प्रोत्साहन मिला। इसके बाद दूसरा जो किस्सा हुआ बचपन में, कहते हैं बचपन की जो बातें होती हैं या मिले हुए अनुभव होते हैं वो आपके साथ जिंदगी भर चलते हैं, निराली रहती हैं। स्कूल में मैं था, अब स्कूल, क्योंकि नाना जी से मुझे प्रोत्साहन मिल गया था, तो स्कूल में हिंदी के अध्यापक होते थे, शायद केदारनाथ जी नाम था। मैं क्योंकि कक्षा में जो है ना हर कक्षा में फर्स्ट आता था, तो इस नाते थोड़ा सा अध्यापकों की निगाह में रहता था।
तो मैं लिखता हूँ, ये बात भी धीरे धीरे मैंने उनको बता दी। बता दें। अब हमारे यहाँ जो है एक बहुत बड़ा वार्षिक आयोजन होना था स्कूल में, और जी उसमें उस समय के निदेशक जो थे भट्ट जी, उनको आना था। जी और तैयारी ये करवाई गई कि हम लोग जो है विभिन्न कवियों की रचनाएं याद करें और उन्हें मंच पर प्रस्तुत सुना करें। जी। मैंने कैलाश कहा कि आपकी आज्ञा हो, अध्यापक से कहा, तो कृपया मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपनी रचना सुनाऊं। उन्हें कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम अपनी रचना सुनाओ। आप जरा सोचिए, उस जमाने में ये कहना अध्यापक का कि अपनी रचना सुनाना, तो मैं तो पूरे मोहल्ले में गाता फिरा कि देखिए। हाँ, क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह तो होता नहीं था, तो मुंह से ही बोलना पड़ता था। हाँ। अपने दोस्त को बताइए, मेरा मेरा उस कार्यक्रम में मुझे अपनी रचना अपनी सुनानी कविता सुनानी है। है ना। याद है आपको वो कविता? याद नहीं है मुझे। थोड़ी पहले किस्सा सुन लीजिए, याद तो तब होगी जब किस्सा सुन लेंगे आप। अब उसके बाद जो है ना, वहां बैठे संजीव कुमार जी, जी। एक एक क्षण में प्रतीक्षा करता था मेरा नाम बोला जाएगा। पूरा कार्यक्रम समाप्त हो गया और मुझे नहीं बुलाया। अरे समझ रहे हैं आप? हाँ। अब मुझे नहीं बुलाया गया, इसका मुझे उतना दुख नहीं था जितना मुझे इस बात का भय था कि मैं किस मुंह से उन लोगों के बीच में जाऊंगा, दोस्तों के बीच में, जिससे मैं कह आया था कि मेरी रचना तो आज स्कूल के मंच से सुनाई जाएगी। बड़ा बुरा लगा। ठीक बात। घर आया, ये बात मैं अपने नाना जी से साझा की, और यहाँ देखिए नाना जी ने फिर कहा कि ये तो जिस लाइन में आप जा रहे हो, इसमें बार बार सहना पड़ सकता है ये बातें, इसलिए तुम ध्यान इस पे रखो कि तुम्हें लिखना है। उस लिखे हुए को कौन पसंद करता है, कौन नहीं करता, कितना मौका मिलता है, ये तो आज तो मैं अपने अपने शब्दों में कह रहा हूँ, ये सारी बातें वो छोड़ दो। और वहीं से मुझे इसका मतलब दो, मुझे एक तरह से वहीं से ट्रेनिंग मिल गई। एक तो वो थी जो मेरी कहानी को देख के, पहली कहानी देख के नाना जी ने शाबाशी दी, और एक ये थी जब मैंने अपेक्षित महसूस किया, और उसके बाद नाना जी ने मुझे ये ढांढस बनाया कि तुम लिखते रहो। आज तक में कोई भी नया साहित्यकार, नया युवा साथी आता है, पूछता है कि आप क्या कहना चाहेंगे, मैं कहता हूँ आपकी रचना धर्मिता बनी रहे, आप रचनात्मक सक्रिय रहे, इससे अतिरिक्त मैं कोई शुभकामनाएं, आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो ये बस ये गांठ बन गई। ये बचपन में हुआ। उसके बाद आपने क्योंकि यात्रा की बात की तो संक्षेप में बता दूं, उसके बाद जो है वो लिखना लिखाना चलता रहा, लेकिन कुल मिलाकर के जब बीए में आया, 12वीं की कक्षा पास करके, तो मुझे दो अध्यापकों का साथ विशेष रूप से मिला साहित्यिक दृष्टि से। एक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी का, दूसरा डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल का। कमल किशोर गोयनका जी ने मुझे इस रूप में प्रोत्साहन दिया कि कॉलेज की पत्रिका का संपादक भी बनाया, मुझे मेरे लिखे को जो है ना उन्होंने रेखांकित किया। और गंगा प्रसाद विमल जी वो थे कि मैं गीत नुमा लिखता था या तुकांत लिखता था, उससे हटा करके मुझे मुक्त छंदी कविता लिखने की ओर वो ले आए। अच्छा। और मैं लिखता रहा। और तब जो है 1970 में एक सूत्र के नाम से एक कविता छपी थी, कलकत्ता की पत्रिका थी मणि में, और उस मणि में वो एक सूत्र कविता छपी थी जो जिसको थोड़ा ठीक ठाक गंगा प्रसाद विमल जी ने भी किया था, और उसको मैं अपनी पहली रचना जो है मानता हूँ जो ठीक ठाक थी। पहली प्रकाशित रचना इतनी बड़ी रचना नहीं है, लेकिन पहली ठीक ठाक मुझे लगी थी। और तब तक मैं रमेश शर्मा के नाम से ही लिख रहा था। मेरी प्रारंभिक रचना रमेश शर्मा के नाम से। उसके बाद जो है ना मैं एमए में, अब मैं साइंस का विद्यार्थी बता दूं आपको, 12वीं क्लास। उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए, निजी हालात, उसकी चर्चा क्या करूं, कि मुझे जो है ना सांध्यकालीन कक्षाओं में पढ़ना पड़ा, दिन में मुझे नौकरी करनी पड़ी। सांध्यकालीन कक्षाओं में साइंस की शिक्षा नहीं दी जाती थी, आज भी नहीं दी जाती। और तब मुझे उस समय का जो बहुत आकर्षक एक पाठ्यक्रम थे उसको अपनाया, जिसकी वजह से मुझे हिंदी इंग्लिश ली
और साथ में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ा। अच्छा। अब जी, अब मैं जब बीए पास कर लिया, और क्योंकि मैं लिख रहा था और साहित्यिक थोड़ी गोष्ठियों में भी जाने लगा था, तो मुझे लगने लगा, गुमान हो गया, भ्रम हो गया कि मैं तो साहित्यकार हो गया। इसलिए मैंने मैं एमकॉम कर सकता था या एमए हिंदी कर सकता था। तो मैं एमए हिंदी में प्रवेश लिया, जिसके उस समय मेरे मामा जी आदि ने विरोध भी किया था, क्योंकि वो इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट थे। उन्होंने कहा ये हिंदी पढ़ के क्या तू पंडित बनेगा? पंडित का मतलब पुजारी। नौकरी कहाँ मिलेगी? उन्होंने ये सोचते थे कि हिंदी पढ़ने वाला पुजारी होता है। तो मैंने अच्छा, मैं ये सोचता मैं तो साहित्यकार हूँ, हिंदी पढ़ूंगा। और हिंदी के मैंने अध्यापकों को देखा था, और उन अध्यापकों को देख करके मेरे मन में था कि मैं भी अध्यापक बनूं। तो मैंने एमए हिंदी में प्रवेश पा लिया, और उसके बाद मैंने एमए जब प्रथम श्रेणी में किया, तो फिर सौभाग्य से अध्यापक की नौकरी भी मिल गई यूनिवर्सिटी में। और उन्हीं दिनों एक संकलन निकला था हमारे मित्रों ने, वो समय बड़ा ही स्वर्णिम युग था हमारे हिंदी विभाग का जी। उस संकलन का नाम था दिविक। ओ। वो बना था दिल्ली विश्वविद्यालय कविता, दिल्ली विश्वविद्यालय कविता, दिल्ली से दी, विश्वविद्यालय से मैं समझ गया। कविता से क, दिविक। उसमें भी मेरी रचना रमेश शर्मा के नाम से है, उसके संपादक सुखबीर सिंह थे। अब वो जो दिविक था, वहां से कुछ परिस्थितियां बनी, उसमें जो है ना ज्यादा श्रेय जाता है हमारे मित्र प्रेम जन्मेजय को और थोड़ा नरेंद्र कोहली को, कि मेरा नाम जो है वो दिविक रमेश होगा। प्रेम जन्मेजय का नाम भी ऐसे ही बना था उसी गोष्ठी में, और प्रेम प्रकाश कुंद्रा का निर्मल भी थे वो, तो वो प्रेम जन्मेजय बने थे नरेंद्र कोहली के कारण से। उसी गोष्ठियों में हमारा भी नामकरण हो गया दिविक रमेश। दूसरा दिविक निकला, यहाँ से शुरू हुई दिविक रमेश के नाम, दिविक रमेश की यात्रा। और दिविक रमेश, दूसरा दिविक निकला तो दिविक रमेश संपादक भी हो गए। दिविक रमेश, हाँ, उसी दूसरे दिविक के 2 संपादक थे। और उन्हीं दौरान जो है प्रेम जन्मेजय को मैंने दूसरा दिविक में कवि के रूप में लिया था पहली बार। ये व्यंग की तरफ ही जा रहा था या कहानियां लिखते थे, लेकिन मैंने कुछ अपने मित्रों को वहां लाया। मैं इनको कविता की तरफ लाया, तो प्रेम जन्मेजय मुझे व्यंग की तरफ ले गए, और व्यंग और एक निकला, उसमें मुझे जो है ना अपने साथ संपादक बनाया, और कुछ जो मैंने लिखा उसको व्यंग समझ के छाप भी दी। तो इस तरह की ये शुरुआत का दौर है। 11 वो व्यंग 1 और 1 पुस्तक का नाम। अच्छा। उसका दूसरा संस्करण आ गया है इंडिया नेट बुक से, और जो है वो बड़ी चर्चित हुई थी किताब। यानी उसके फ्लैप मैटर पर प्रोफेसर निर्मला जैन ने लिखा था, शेजन गर्ग ने लिखा था, भातभूषण अग्रवाल ने लिखा था, रविन्द्रनाथ त्यागी ने लिखा था, इस तरह के लोगों ने, उसकी चर्चा हुई थी काफी। बहरहाल अब मेरा जो है रास्ता चला, मैं लिखता रहा। उस समय धार्मिक पत्रिका जो थी उसमें छपना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और लगभग मेरी हर रचना वहां से वापस आ जाती थी। लेकिन उस समय के संजीव जी, अगर आप नई पत्रिकाओं को देखें तो शायद ही कोई अपवाद स्वरूप पत्रिका मिलेगी जिसके प्रवेशांक में मेरी कविता न छपी हो। अरे वाह। ये भी था, लघु पत्रिकाओं ने, छोटी पत्रिकाओं ने मुझे सामने इतना ला दिया कि बहुत सारे लोगों को भ्रम हो गया कि मैं कोई बूढ़ा सा बड़ा प्रौढ़, बड़ा इस तरह का कोई कवि हूं, मैं युवा नहीं। और इसका मुझे कुछ जाने अनजाने लाभ भी मिले कि एक बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकार को के बजाय मुझे वहां पर मुख्य अतिथि और अध्यक्ष बना दिया गया। वो तो बाद में पता चला कि ये तो कल का लड़का है। बहरहाल ये करते कराते फिर मैं आकाशवाणी में एक कार्यक्रम होता था उससे जुड़ गया था, और उसमें कंपेयर करता था, और बड़ा प्रचलित प्रोग्राम था युवाओं के लिए। वहां पर एक प्रोग्राम हुआ जो कार्यक्रम माउलंकर हॉल में हुआ, सारी ऑडियंस के सामने उसको रिकॉर्ड करना था। वहां पर वरिष्ठ से युवा कवियों तक को बुलाया गया था, और युवा कवियों में सौभाग्य से मैं था। और मुझे बाद में पता चला कि मेरी कविताओं का चयन करने वालों में
शमशेर बहादुर सिंह जैसे कवि थे और अजित कुमार थे। और तब जो है मुझे बाद में पता चला कि शमशेर जी मेरे जिस मोहल्ले में मैं रहता था लाजपत नगर में, लाजपत नगर के अमर कॉलोनी में, वहीं दयानंद कॉलोनी में शमशेर जी रहते थे। तो शमशेर जी ने कहा कि तुमने और रचनाएं भी लिखी हैं। मैंने कहा जी। कहते हैं एक साथ करके मुझे दिखाओ। किसी वरिष्ठ कवि का ये कहना कहते ना तो कि आप एक साथ दिखाओ, रचना दिखाओ, वरना तो हमें खुद कहना पड़ता है। तो मैंने उन हाथ से लिखी जाती थी, उन दोनों टाइप वाइप, तो क्या करते हाथ से लिख करके एक पांडुलिपि उनको दे दी। उस पांडुलिपि में से रचनाएं छपी और वही एक संग्रह बना, जो मेरा पहला संग्रह बना, बहुत ही चर्चित हुआ, रास्ते के बीच। रास्ते के बीच जो है 1977 में छपा था, जिसके लिए कविताओं का चयन शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया था भूमिका के साथ। और ये इतना चर्चित हुआ, इस पे इतनी समीक्षाएं आई कि उसके बाद जो है ना त्रिलोचन जैसे कवि ने भी मेरी तरफ ध्यान दिया और मेरे दूसरे कविता संग्रह खुली आंखों में आकाश का जो है चयन उन्होंने किया और भूमिका लिखी। और इन्हीं दोनों कविताओं, दोनों संग्रह पर उस समय का बहुत बड़ा पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हाँ याद है इन दोनों संग्रह, पहले और दूसरे संग्रह पर ही मिला था। यानी ऐसी यात्रा अगर मिल जाए, क्या कहना। अपेक्षाएं बहुत हुई। मुझे सोवियत लैंड पुरस्कार मिलने के बाद एक सेटबैक ये पहुंचा, सेटबैक मतलब दोस्तों के द्वारा पहुंचाया गया कि बहुत सारे लोग इतने ईर्ष्यालु हो गए। उन्होंने कहा क्योंकि सोवियत लैंड पुरस्कार में प्राय जिन्होंने अनुवाद कर रखा था या रूसी साहित्य के बारे में लिखा था उनको मिला करता था, और मैं तो बिल्कुल रॉ हैंडेड था, मेरे कविता संग्रह पे मिल गया। तो ये पची नहीं बहुत सारे लोगों ने, और वहीं से मेरा बहुत तगड़ा विरोध भी शुरू हुआ। लेकिन नाना जी का कहा मुझे तब भी याद रहा कि ऐसे अवरोध तो बराबर आते रहेंगे। और बस यहाँ पर मैं, इससे पहले कि आप दूसरा प्रश्न करें, बता दूं कि इस संग्रह पर लगभग 21 पृष्ठों का समीक्षात्मक लेख, प्रशंसात्मक नहीं कह रहा हूं, समीक्षात्मक, जिसमें संतुलन होता है, केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवि ने लिखा था। वाह। और आज भी विवेक विवेचन जो उनकी पुस्तक है उसमें वो संकलित है, और उस जमाने की बहुत प्रसिद्ध पत्रिका लहर में वो छपा था। बहरहाल मेरी ये सब कविताएं जो है धर्मयुग में भी, फिर धर्मयुग में जब छपना शुरू हुआ तो धर्मवीर भारती जी ने 6 महीने तक किसी ना किसी रूप में मुझे छापा, इतना छापा कि मेरा दिव्य रमेश नाम जो है वो पूरी तरह से लोगों की जबान पे आ गया। बहुत सुंदर। तो बैकग्राउंड सुन करके थोड़ा सा ऐसा लगता है बड़ा शुरू में संघर्ष जैसा रहा, लेकिन बाद में सब लोगों के सपोर्ट से आपको आगे का रास्ता मिल गया। संघर्ष तो अभी भी है। वो संघर्ष जिस तरह का है वो मैं जानता हूँ, वो उस पर कभी आप प्रश्न करेंगे तो बताऊंगा। लेकिन ये जरूर है कि मानसिकता मेरी बनेगी कि संघर्षों से घबराओ नहीं, और दुआ ये करो कि आपकी रचनाशीलता बनी रहे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, कौन सी चीज कब कहाँ कैसे। जी। तो साहित्य की 3 विधाओं में मुझे लगता है आपका काम हुआ, कविता, कहानी और व्यंग। जी। व्यंग को मैं नहीं मानता। व्यंग तो थोड़ा बहुत लिखा है, वो मेरी विधा नहीं बन पाई। उस बाल साहित्य हो गया। बाल साहित्य। और अब ये पूछना चाहूंगा, वैसे तो सब प्यारे लगते हैं, लेकिन इनमें से कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगी? देखिए, बाल साहित्य में बाद में आया, जैसे मैं बताया, कविता कहानी साथ लिखता था, लेकिन मेरी मूल विधा कविता रही, ठीक है ना। और क्योंकि मैं अध्यापक रहा हूं तो इस नाते जो है, आप जानते हैं कि समीक्षात्मक आलोचनात्मक कार्य भी आपको करते रहना पड़ता है, शोध परक काम भी करते रहना पड़ता है। इसीलिए उसके 5-7 जो किताबें आई है मेरी आलोचना समीक्षा की, इसी वजह से आई है। तो वो क्षेत्र है मेरा। लेकिन अगर प्राथमिकता की दृष्टि से देखें तो कविता है,
बाल साहित्य है, अनुवाद है, और फिर ये आलोचनात्मक है। उसके बाद फिर संपादन का कार्य भी है। अब ये कविता तो बस मैं सोचता हूं कि परम शक्ति की देन है कि आज तक चल रही है। बाल साहित्य में बाद में आया, उसका भी किस्सा सुना देता हूं आपको संक्षेप में। जरूर जरूर। वो ये कि मैं जैसे बताया धर्मयुग में बहुत छप रहा था। धर्मयुग में छपने का मतलब था उस समय कि रातों रात आप लोकप्रिय हो जाए, बिल्कुल। ठीक है। छप में कादम्बरी में भी सारी व्यावसायिक पत्रिकाओं में छप रहा था। और मजेदार बात यह कि इसका खामियाजा ये उठाना पड़ा मुझे कि एक जगह पर मैं निश्चित रूप से शुरू में जो है मैं प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा था, और एक जनवादी लेखक संघ का अधिवेशन हुआ। वहां पर जब मुझे बुलाया गया तो एक दो प्रसिद्ध रचनाकारों, नाम पूछिएगा, हालांकि सब जानते हैं, कहा कि इनको क्यों बुला रहे हैं, तो धर्मयुग में छपने वाले लेखक, रचनाकार है, कवि है। मुझे मैंने कहा भाई धर्मयुग में छपने वाला क्या होता है? अरे भाई मैं रचना तो मेरी छापते हैं ना वो, और रचना खराब है तो अच्छी है तो वो मेरी है। धर्मयुग के संपादक को पसंद आ गई अलग बात है, किसी और संपादक को नहीं पसंद आई वो अलग बात है। और मजेदार बात यह है कि वही सज्जन जिन्होंने विरोध किया था, उन्होंने एक पत्रिका विशेष साथ मिलकर के मुझ पर 5-6 पेजेस का संपादकीय लिखवाया था मेरे अगेंस्ट। अरे वाह। जिसमें ये भी लिखा था कि ये प्रगतिशील बने घूमते हैं, जबकि इनके घर में तो रेफ्रिजरेटर भी है और टेलीविजन। मैंने कहा था तब तो रूस को तो बिल्कुल ही गरीबी में रहना चाहिए, उनको तो स्पेस पे भी नहीं जाना चाहिए भाई, सोवियत लैंड। तो बहरहाल ये तमाम चीजें आई थी उस समय। जो है ना, मैंने छद्म प्रगतिशीलता पर लेख भी लिखा था, जिसको उस समय एक पत्रिका निकालते थे प्रेम जन्मेजय, क्या नाम था, सार्थक है क्या, उसमें छापा था। बहरहाल मैं कहना ये चाहता हूं कि इस तरह की बातें जो है से मैं निकलता रहा, लेकिन धर्म आदि पत्रिकाओं में मैं खूब छप रहा था। तो मैं प्रकाशन विभाग के डायरेक्टर जनरल के कमरे में बैठा हुआ था। वहां एक अनजाने सज्जन आए और उन्होंने वो थे डॉक्टर श्याम सिंह शशि, डायरेक्टर जनरल जो थे। उन्होंने कहा कि ये दिव्यक रमेश है। तो उन्होंने कहा, सज्जन ने कहा, दिव्यक रमेश जी को तो कौन नहीं जानता, मैं तो जानता हूँ ये सब। तो उन्होंने धीरे से कहा कि दिव्यक जी एक अनुरोध है अगर आप माने तो। मैंने कहा बताइए। कहते मैं नंदन पत्रिका, नंदन आपने सुना होगा, हाँ, बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका रही है। नंदन पत्रिका के में मैं सहायक संपादक हूँ। आप अगर बच्चों के लिए लिखें बाल साहित्य मतलब, तो आप देखिएगा वहां छप करके आप धर्मयुग से भी ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त करेंगे। ये मुझे आज तक उनका वाक्य याद है। जी जी। तो मैंने कहा भाई मैं लिख दूंगा। मैं अपने घर आ गया। मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो छोटे थे, छोटी उम्र के थे उस समय। मैंने लिखा। अब मैं बच्चा जब था तब तो लिखता था, ठीक है, तो बाल साहित्य नहीं होता था। वो क्यों नहीं होता था इस पे बहस बाद में करेंगे। अब जो है, अब मुझे बाल साहित्य लिखना था। अब मैं जो है ना लिखता नहीं था, लेकिन रूसी साहित्य बहुत पढ़ता था। रूस से उन्होंने बहुत पत्रिकाएं आती थी, आई रिमेम्बर। तो मैं पीपीएस से लेके इधर से लेके खूब पढ़ता था। और तो अब जो है ना मैंने लिखा, जब 4-5 चीजें लिखी गई, कविताएं ही लिखी गई शुरू में, मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई। मेरा सारा जो है ध्वस्त कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि ये क्या लिख दिया है, ये कोई रचना है? बच्चे जो होते हैं वो कोई संबंध भाव तो होते नहीं है, वो तो जो मन में है साफ लगा, अच्छी लगे तो अच्छी, नहीं लगे तो नहीं। सच्चे मन के होते हैं, जो उनको लगा कह दिया। मैं तो बड़ा हुआ। खैर मैंने रचना धर्मिता बनाए रखी, लिखते दिखाते। फिर ऐसी 2-3 रचनाएं हो गई जो कि पास हो गई।
उन्होंने उनका ये ठीक है, वो ठीक है। तो मैंने जो है नंदन को भेजी और धर्मिक को भी भेजी, धर्मिक को भी छपती थी। हाँ धर्मिक साप्ताहिक था। अब याद है कि फिर आप कहेंगे कि जो ना ये आपके साथ क्या सहयोग होते हैं। धर्मिक साप्ताहिक था तो धर्मिक की रचना मेरी पहली छप गई, मुन्ना बन बैठा दादा जब, ये कविता का शीर्षक। और नंदन में बाद में छपी। और आप सुन के फिर थोड़ा सा ताज्जुब करेंगे, वो जो पहली कविता छपी नंदन में, उसको लेकर के पंजाब एजुकेशन बोर्ड से मुझे पत्र आया कि हमने धर्मिक में आपकी कविता पढ़ी है और उसको हम अपने पाठ्यक्रम में लेना चाहते हैं, पहली ही कविता। और उन्होंने 250 रुपया जो है मुझे एडवांस भेज दिया, और जो है ना वो कविता छप गई और पाठ्यक्रम में आ गई। यानी मेरी तो पहली छपी कविता पाठ्यक्रम में से शुरुआत हुई। और इसके बाद कहानियां भी लिखी। नंदन के संपादक होते थे जयप्रकाश भारती जी। जयप्रकाश भारती 24 घंटे बच्चे को ही जीते थे। बच्चे के बारे में सोचना, बाल साहित्य के बारे में सोचना, तमाम। और उनसे जब भेंट हुई तो उन्होंने इतना प्रेरित किया मुझे, इतना प्रोत्साहन दिया और मरते दम तक देते रहे, महत्व भी देते रहे कि जो है ना, हमारी एक कविता थी जो छपी तो बाल भारती में थी, अगर पेड़ भी चलते होते, उसके बारे में उन्होंने अद्भुत लिखा, अद्भुत कहा, और वो तो सारे देश में आजकल पढ़ाई जा रही है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, कितना वो मिला कि मुझे जो है ना लगा कि भाई बाल साहित्य तो, और फिर मेरी मानसिकता बनी कि बाल साहित्य जो है जरूर अगर लिख सकते हैं तो लिखा जाना चाहिए। फिर तो बंगाल आदि कोई भी, बंगाली की भी पढ़ी मैंने, मराठी, पूरे देश की पढ़ी। और एक चीज और जोड़ दूं मैं यहाँ पर संजीव जी, कि सोवियत पुरस्कार मुझे मिल चुका था, 83-84 की बात है जी। और उसके बाद जो है एक यात्रा मुझे मिली। यात्रा तो मिली थी मुझे रूस होते हुए, और वहां पर उन दोनों होता था जर्मनी, क्या था वो, GDR, डेमोक्रेटिक वाला जो जर्मनी, दो भाग थे ना। हाँ, एक पूर्वी रिपब्लिक था, एक रिपब्लिक था, एक पूंजीपति था, एक दूसरा। उसकी यात्रा मिली थी। और वहां पर, ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी, शायद 87 की बात है। और वहां पर जो है जब पता लगा कि मैं साहित्यकार, एक डेलीगेशन गया था जिसमें अध्यापक भी थे और राइटर भी थे। तो मेरी रुचि राइटिंग में, तो मेरा मॉडर्न पोइट्री पे लेक्चर हुआ हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में, और साथ में मुझे मिलवाया गया एक लेखक से। ये भी बड़ा दिलचस्प। अब मैं जो है 87 की सोचिए कि मैं इस मानसिक, मैं तो कवि था, बाल साहित्य भी लिखता था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मूल रूप से तो आप कवि थे। कविता में बाल साहित्य भी लिखता था, ये मानसिकता मेरी भारतीय होने के नाते थी। तो मैं जो है उनसे मिला, तो उन्हें मिलवाया गया, तो मैंने कहा आप क्या लिखते हैं? उन्होंने कहा कि मैं बाल साहित्यकार। मैंने कहा बाल साहित्य लिखते हैं आप? जी। नहीं, बाल साहित्य तो आप लिखते हैं, लेकिन वैसे क्या लिखते हैं आप? वो कहे मैं बाल साहित्य लिखता हूँ। वो बाल साहित्य ही वाले थे, मैं तो बाल साहित्य ही लिखता हूँ। ही लिखते हैं, क्या बात हुई? मेरी मानसिकता भारतीय थी कि बाल साहित्य तो एक हास्य वाली चीज है, सप्लीमेंट्री आइटम। वो कहते बाल साहित्य। मैंने बाल साहित्य लिख करके आप इतने बड़े लेखक हैं आके, तो क्या हुआ? तब मुझे समझ में आया कि भाई बाल साहित्य भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप बाएं हाथ से लिख दे। और जो ना स्पष्ट और यूनिक विधा है जी। तो वहां से फिर मुझे और बल मिला, और फिर जो ना मैं इसमें भी पूरे जुट गया। और बस मेरे पाठकों को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने मुझे पहला पुरस्कार जो है मिला सोवियत, वो मेरे बड़े कवियों के ऊपर मिला। और उसके बाद जो है ना बाल साहित्य पर मेरा पहला पुरस्कार हो गया, NCERT का राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल पुरस्कार। वेरी नाइस। और हिंदी अकेडमी, फिर तो सिलसिला आप जानते ही हैं। ये है सब। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा उत्साहवर्धक परिणाम रहे आपके। जी।
तो कविता अभी भी आपकी प्रिडोमिनेंस में चलती है बाल साहित्य के साथ? बिल्कुल। ये मेरे जहां तक रचनाकार की भूमिका है मेरी, उसमें मैं अपनी लिखी कविता को कहीं कमतर नहीं समझता, बल्कि बराबर समझता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि मेरा बाल साहित्य कमतर है या कविता कमतर है। मैं मानता हूँ दोनों समानांतर है। हाँ, ये ठीक है कि कहानी विधा मुझसे छूट गई, बाल कहानियों की विधा नहीं छूटी, लेकिन कहानी की जो विधा है वो छूट गई। ये अलग बात है कि अब इधर आकर के हंस ने भी मेरी कहानी छापी, पाखी ने भी छापी, ऐसे पत्रिकाओं ने भी छापी, पहले भी। आपको और बताऊं, मुझे जब भारत सरकार से, ICCR की ओर से विदेश में पढ़ाने का अवसर मिला, तो मुझे साउथ कोरिया मिला, और मैं दंग रह गया कि साउथ कोरिया में जब मैं गया तो मेरी कहानी है सुरजा, वो कवि की कहानियों में भी संकलित है। वो सुरजा कहानी वहां पाठ्यक्रम में थी। अरे वाह! कहानी के रूप में मैं तो दंग रह गया सोच करके। उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। मैं 94 से 97 रहा था वहां जी। तो कहीं वो कहानी का अनुवाद होकर के, अच्छा वो संकलन जो है, जो एनिवर्सरी करके है, उसमें सुरजा का अनुवाद छपा है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में तो वो उसमें और बड़े बड़े लेखकों की भी है, तो वो कहानी वहां पर पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही थी, तो कहानी के रूप में था। लेकिन ये है कि मैं फिर भी, जैसे आपने कहा, कविता मेरी का सरोकार मैं सोचता हूँ पहला है, और इस पहले सरोकार में मेरा बाल साहित्य है। अब ये कई दफे हमारे प्रदेश से ऐसा साहित्य को धकेलते रहते हैं मुझे, कुछ कहते हैं कि नहीं बाल साहित्य आपका वो है कविता। मैंने कहा जो आपको जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, तो हम तो ये मान लेते हैं कि आपको भैया कलम चलना जारी है जी। हाँ, हमारा तो कलम चलना जारी है। कलम जारी है, जो आपको अच्छे लगे उसको अच्छा मान लो भाई, जो नहीं। मुझे त्रिलोचन जी से बहुत कुछ सीखने को मिला था। मेरे काव्य गुरु की तरह थे शमशेर जी और त्रिलोचन जी। त्रिलोचन जी कहा करते थे कि अगर कोई आपको कहता है क्या है कुछ नहीं, तो उसका एक ही उत्तर होता है कि मैं ये दुआ कर रहा हूं कि कुछ ऐसा लिख सकूं जो आपको भी पसंद आ सके, बस। ये तो मंत्र है। अच्छा, मेरे साथ ये एक बड़ा दिलचस्प एक और चीज रही कि देखिए, रास्ते के बीच तो जब हालांकि मूलतः उसका बुनियादी तौर पर जो चयन था वो शमशेर जी ने किया था, लेकिन उस समय मैंने अपने मित्रों को, जैसे प्रेम ने भी देखा था उसको, प्रेम जन्मेजय ने, रामदास मिश्र जी ने भी देखा था, एक आध और ने भी देखा था, तो मैंने सबको दिखाया था, वो छाटा, उसमें से फिर फाइनली शमशेर जी ने छाटा। इसी प्रकार से ये खुली आंखों में आकाश दूसरा संग्रह शमशेर जी। मेरा तीसरा संग्रह जो आया था हल्दी चावल अन्ना होता है, उसके लिए कविताओं का चयन केदारनाथ सिंह ने किया। अच्छा। चौथा संग्रह आया मेरा छोटा सा हस्तक्षेप, उसके लिए चयन किया विष्णु खरे ने। उसके बाद जो है ना संग्रह आया, एक चयन आया मेरा, गेहूं घर आया, उसके लिए चयन अशोक वाजपेयी ने किया। और बाद में नामवर सिंह जी ने माँ गांव में है का चयन किया। फिर अभी जो सबसे बाद में 1921 में आया है, ये जब घुटती है सांस आदमी की, इसके लिए इस समय के बहुत अच्छे युवा आलोचक भी हैं और प्रोफेसर हैं, अरुण होता, उन्होंने किया। तो इससे थोड़ा सा ये भी होता है कि चलिए कुछ हाथों से निकल करके चीज आई है तो विश्वास बनता है। मुझे ये अहंकार नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वो बस भगवान की लिखी हुई चीज होगी या वेद वाक्य हो गया। अरे भाई ठीक है, हम लिख रहे हैं, उस लिखे को कितना पढ़ा जा रहा है, कितना समझा जा रहा है, क्योंकि केवल पढ़ा जाना पर्याप्त नहीं होता, उसका समझा जाना, उसका पहचाना जाना, ये भी होता है जी। एक कोई आपकी पसंद की कविता सुनना चाहेंगे? देखिए, पसंद की कविताएं तो बहुत है, लेकिन मैं सोच रहा था कि जो ना आज जो है कुछ बहुत सारी कविताएं YouTube वगैरह पे मेरी है सुनाई हुई, मैं
खास तौर से आज के, मैंने कहा थोड़ा हट करके कुछ ऐसी कविताएं हाँ, सुनाऊं बहुत सुंदर। जो थोड़ी सी अलग है। जी वो सर। जैसे एक कविता है सुरताल। समझ थी भी कहाँ सुरताल की, समझ थी भी कहाँ सुरताल की, मैंने तो मिला लिया था स्वरों में स्वर, यूं ही गाता रहा पगडंडियों से खेतों तक, खेतों से खलिहानों तक, बस गाता रहा आकाश धरती सब कुछ। समझ थी भी कहाँ सुरताल की, मैंने तो मिला लिया था स्वरों में स्वर, यूं ही गाता रहा पगडंडियों से खेतों तक, खेतों से खलिहानों तक, बस गाता रहा आकाश धरती सब कुछ। कहाँ मालूम था मुझे संगीत यूं बन जाता है आदमी। छोटी सी कविता है खेत। जी। आग के खेत, आग के खेत, खेत में रेत, रेत पर किसान, किसान के दो हाथ, हाथ में भगवान, भगवान का आकाश, आकाश खाली, किसे दे गाली। इसी प्रकार से ये मेरी वो कविताएं हैं जो शायद जिनकी तरफ ध्यान कम गया है। गया। एक मिठास भरी हरकत जी। शीर्षक है। ये भी छोटी सी कविता है। जी। चाहने लगता है मन असमाए सागर, चाहने लगता है मन असमाए सागर, असमाए तमाम जल जीव वनस्पतियां रत्न सब, एक मिठास भरी हरकत यह सागर की, एक मिठास भरी हरकत यह सागर की, कितनी अपनी हो जाती है, कितना अपना हो जाता है खारापन भी। और एक और छोटी सी भी स्मृति। मौसम को भी जाने क्या सूझता है कभी कभी, मौसम को भी जाने क्या सूझता है कभी कभी, जा लटकता है शहद के छत्ते सा आकाश में, टपका कि अब टपका। कविताएं तो बहुत है लेकिन समय की सीमा है, तो इसलिए आपकी मुख्य पसंद अगर कविता मान के चले भी, तो आपने छंदों का प्रयोग कम किया है, मुख्य छंद ज्यादा लिखा है? मैंने बताया ना आपको कि बीए तब शुरू में तो मैं गीतात्मक ही लिखता था। छंदात्मक इसलिए नहीं कहता हूँ, छंद के कितना ज्ञान था मुझे नहीं मालूम, लेकिन लय तुक वाली चीजें लिखता था जी। लेकिन जो अब लिखता हूँ ये मुख्य छंद है, लेकिन मुख्य छंद में भी एक किस्म की लय तो होती है, वो गद्य से अलग तो होता ही है। आप तो खुद कवि हैं इसलिए आप उसको जानते हैं कि मुख्य छंद कविता में भी एक लय आती नहीं। आपका मैंने जितना पढ़ा है, और आप कोणार्क को पढ़ लीजिए, किसी और कविताओं को पढ़ लीजिए। कोणार्क में गेयता तो है बट छंद नहीं। तो इसलिए वो गेयता जो है, या उसको कह लीजिए कि वो एक गद्य से हट करके जो चीज होती है कविता में, जो उसको कविता बनाती है, वो चीज मुख्य छंद में भी होती है। तो वो तो है, लेकिन मैं कहूं कि मैंने कोई दोहा चौपाई या छप्पे या कविता लिखा, ऐसा कुछ नहीं लिखा, और ऐसा लिखने का कोई अब तो मन भी नहीं है। और लेकिन पढ़ता हूँ, मैं बाल साहब राही की पढ़ता हूँ, मैं गजलें पढ़ता हूँ, मैंने और गीत भी पढ़े हैं, नवगीत भी पढ़े हैं। मुझे सोम ठाकुर के गीत बहुत पसंद है, मुझे कुंवर बेचैन की रचनाएं बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि मैं कोई उससे वो करता हूँ, लेकिन लिखने में मेरा जो अभ्यास हो गया है वो मुख्य छंद। लेकिन
जब मैं बाल कविताएं लिखता हूँ, मेरी बाल कविताओं में वो लय और गेयता और वो तो जरूरी हो जाती है। मात्रा आदि का ध्यान रखा जाता है जी। वहां भी मैंने प्रयोग किए हैं वैसे। अच्छा। कोशिश की है मैंने प्रयोग करने की, जी सर। लेकिन ज्यादातर कविताएं। जी। मैं एक्चुअली आपको ले जाना चाहता हूँ थोड़ा पहले, समकालीन कविता से पहले, छायावाद। आप छायावादी भाषा, शैली और भाव, इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, एक सेकंड, क्या आपको नहीं लगता कि यथार्थ पर आकर कविता रूखी हो गई है और उसे वापस लौटना चाहिए कोमलता की तरह? देखिए ऐसा है कि छायावाद जो था, मैं यूं समझिए कि मुझे अगर कहूँ, मुझे से अमीर खुसरो की रचनाएं बहुत पसंद आई। जी। उसके भक्ति काल में मुझे जो है, मैंने तुलसी को ही पढ़ा और औरों को ही पढ़ा, लेकिन मुझे कबीर बहुत पसंद आए। और जब मैं आधुनिक काल में आता हूँ तो छायावादी कवियों में मुझे जैसे जो सबसे अधिक पसंद आते हैं वो निराला आते हैं, है ना। प्रसाद के नाटक आते हैं, प्रसाद की कुछ कविताएं भी आती है मुझे, लेकिन ज्यादातर मुझे निराला की रचनाएं पसंद आती है। ठीक है। और उसके बाद जो है, आप ये देखिए कि थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए आप उत्तर छायावादी और छायावाद को मिला के देखिए। बच्चन दिनकर आदि जब लिख रहे थे, लिखने पे आए, तो उन्होंने जो तोड़ा था वो भाषा के आधार पर ही तोड़ा था। उन्हें लगा था छायावादी भाषा जो है वो इतनी अधिक तत्सम हो गई है कि वो आम जनता की भाषा से कट गई है, कटती जा रही, इसलिए वो आम जनता की भाषा की तरफ लेकर के आए। जो मधुशाला देख लीजिए और कवि निशान निमंत्रण देख लीजिए, बच्चन की, दिनकर की भाषा को देख लीजिए, वो छायावाद से अलग है। सारा जो झगड़ा है वो वैसे देखा जाए तो व्यक्ति का झगड़ा है, रचनाकार के धरातल पर। रचनाकार जो जूझता है, इस बात पे जूझता है कि जो मैं बात कहना चाहता हूं, अगर मैंने उसी भाषा उसी रूप में कह दी जिसमें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे ढंग से मेरा पूर्वज कह चुका है, तो क्या ना मैंने योगदान क्या दिया। ठीक बात है ना। मैं छायावादी भाषा में लिखता हूं, मान लीजिए मुझे ज्ञान है छायावादी भाषा, और मैंने लिखा, और वो रचना जो है छायावाद के जो सबसे नीचे पाए के जो कवि हैं उससे भी निचली रह गई, तो मैंने योगदान क्या किया। ठीक बात। ठीक है। इसी बात से जूझे थे अज्ञे आदि, जो प्रयोगवाद और नई कविता को सामने लेके आए, है ना। और तमाम ये हुआ। फिर तो किसी भी रचनाकार के सामने दो सबसे बड़े चैलेंजेस या चुनौतियां होती हैं। एक तो ये कि जो मुझसे पहले श्रेष्ठ लिखा जा चुका है उसमें मैं क्या योगदान करूं, एक ये, और उससे कमतर स्तर पर ये होता है कि जो मैं लिख रहा हूं और मेरी जो अगली रचना आ रही है, वो रचना क्या मेरी पहले की रचना से आगे बढ़ी हुई है या उसी में खपी जा रही है। ठीक है ना। तो ये दोनों चुनौतियां जो है ना, रचनाकार को धीरे धीरे समझ आ जाती है तो वो करता है। और ये जो भाषा रूप है, अभी देखिए मैं अध्यापक के रूप में समझाता हूँ अपनी बात, मैं बाल साहित्य भी लिखता हूँ, मैं बड़ों के लिए भी लिखता हूँ। अब एक सवाल हो सकता है कि बाल साहित्य में जब लिखते हैं तो आपकी भाषा जो है बिल्कुल बच्चों के अनुकूल वाली हो जाती है। ये कैसे हो जाता है जी? तो मैं हिंदी के अध्यापक के अनुभव से बताता हूँ। वो ये कि जब मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी का अध्यापक पढ़ाता है, तो वो एमए के विद्यार्थी को भी पढ़ाता है, वो बीए विशेष के विद्यार्थी को भी पढ़ाता है, वो बीए पास कोर्स के विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वो साइंस के विद्यार्थी को भी हिंदी पढ़ाता है, जिसके लिए हिंदी सब्सिडरी होती है, सिर्फ पास कर उत्तीर्ण करने के लिए होती है। सिर्फ उसको हिंदी उत्तीर्ण करने, उसकी तैयारी नहीं होती हिंदी। जब मैं कक्षा में जाता हूं तो मैं एमए के स्तर पर जब संबोधित करता हूं, और वो जो भाषा का स्वरूप होता है वही मैं, जो बच्चा जिसकी तैयारी नहीं है और सब्सिडरी हिंदी है,
जो साइंस का विद्यार्थी है उस वहीं पर उसको पेल दूंगा, पेल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा जो 5-6 5वीं 6वीं कक्षा में, उसको आप संबोधित करें, और एक बच्चा कोई गोदी का है जिसको आप गोदी में ले लें, उससे संबोधित करें, तो क्या आप तैयारी करते हैं? तो गोदी में आए बच्चे से जब बोलेंगे तो आपका ज्यादातर ध्वनियां बन जाएंगी, अले ले ले आओ आओ कैसे हो, यानी आपका सारा प्रयत्न यह है कि मैं कम्युनिकेट कैसे करूं। देखिए हमारे यहाँ एक अच्छी बहस हुई थी एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन की। जी। रचनाकार केवल एक्सप्रेस नहीं करता, रचनाकार की चुनौती कम्युनिकेट करने की होती है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस और वो कम्युनिकेशन जितना सहज हो जाएगा, मैं तो ये मानता हूं कि तुलसीदास ने चौपाई का, दोहे का जो है कि ज्ञान ले लिया, लेकिन पूरी रामचरितमानस की रचना प्रक्रिया अगर उनसे वो जीवित और बताते तो वो बताएं कि सहज रूप में निकलता ही हुआ है उनसे। बस सेट ऐसा हो गया कि चौपाई ही निकलेगी, थोड़ा बहुत कभी इधर उधर करना हो तो अलग बात है। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी हम अध्यापक रूप में कहेंगे कि आपकी भाषा इधर की इस प्रवृत्ति की भाषा है, लेकिन सच पूछो तो उस प्रवृत्ति में भी आपकी भाषा का एक निजत्व भी रूप भी होता है। जी। जो डॉक्टर संजीव कुमार की भाषा होगी वही भाषा जरूरी नहीं कि देविक रमेश की हो, या वही भाषा, उसमें भी एक कहीं ना कहीं अपनी एक निजता, निजी वैशिष्ट होता है। वो निजी वैशिष्ट कैसा आता है? आपके परिवेश से आता है, आपके अध्ययन से आता है, आपकी तैयारियों से आता है, और वो सहज हो जाता है, और सहज होकर के वो निकलता है। इसलिए हर समय हर भाषा का महत्व, छायावादी भाषा का छायावाद काल में अपना महत्व, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज की जो भाषा रूप है वो भाषा रूप रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिजेक्ट के निकृष्ट हो गया साहब कि वही। अब वो ठीक है, हम लोग स्वर्णिम युग है हिंदी का, फलाना ढिकड़ा हम कहते रहते हैं, लेकिन वो कहते रहिए, वो भी आपकी पसंद नापसंद के स्तरों के आधार पर आप आकलन करते हैं, लेकिन जो विशेष है वो विशेषता तो हर समय बनी रहती है। और जो खप गया सामान्य, उसमें तो खप गया, उसका नाम भी याद नहीं रहेगा आपको, ना रचना का ना रचनाकार। देखिए भाषा के प्रश्न के ऊपर अगर निराला को लें तो सरोज स्मृति और रामकृष्ण की पूजा दोनों ही छोर मिलते हैं। एक साधारण भाषा में है, और एक कुकुरमुत्ता को ले लीजिए आप, कुकुरमुत्ता वो तोड़ती पत्थर और तोड़ती पत्थर को ले लीजिए, है ना। आप देखिए उसको कहना पड़ा था निराला जी को, मैं शैली अपनाई, शैली के साथ भी है। तो इसलिए जो है ना, ये भाषा का प्रश्न जो है, और ये इससे रचनाकार बहुत जूझता है, और जब वो उसका सहज बन जाता है, वो रूप, भाषा रूप सहज, और भाषा रूप पे बहुत 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 डिस्कशंस चली है। ये जयसिंह प्रसाद की भाषा, प्रेमचंद की भाषा, दोनों में जमीन आसमान का, ठीक है ना। लेकिन हम दोनों को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ना प्रेमचंद को रिजेक्ट कर सकते हैं, ना जयसिंह प्रसाद को रिजेक्ट कर सकते हैं। उसी जमाने में महादेवी वर्मा की भाषा स्वरूप देख ली, और पंत की भाषा देख लीजिए। तो आप जो है ना, कुछ साहित्येतर कारणों से जो रिजेक्ट कर दीजिए, अलग बात, लेकिन अगर मुझे पसंद आ रहा है, पंत की परिवर्तन भी पसंद आ रही है, और मुझे गुणवत्ता भी पसंद आ रही है, और बच्चन की मधुशाला भी पसंद आ रही है, भैया ये आजादी मुझे दीजिए ना। अगर ये क्यों मुझे कह रहे कि आपको जो है ना, ये कैसे हो सकता है जी, आपको प्रसाद की पसंद आ रही है तो कहानी पसंद आ रही है मधुआ, तो जो है ना आपको प्रेमचंद की कहानी क्यों पसंद आ रही है? ये भाई आ रही है, अब क्या कर सकते हैं। मुझे वहां भी एक वैशिष्ट नजर आ रहा है, यहाँ भी एक वैशिष्ट नजर आ रहा है, वो भी कम्युनिकेट हो रही है, ये भी कम्युनिकेट हो रही है, तो क्या दिक्कत? नहीं, पंत जी के भी रूप कई हैं। अगर आप पहली उनकी ग्राम्या देखें, और ग्राम्या के बाद लोकायतन और चिदम्बरा जैसी देखें, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। नहीं, एक ऐसा होता है कि एक जिसको हम विजन कहते हैं, दार्शनिक आधार पंत जी का की जो रचना प्रक्रिया, उसमें जो है ना वो आए हैं कि शुरू में जो छायावादी थे, पर प्रगतिशीलता का भी उन पर प्रभाव आया,
पढ़ा। फिर प्रिस्किल्ला के बाद जो है ना अरविंद दर्शन का प्रभाव आ गया। और इसी नाते जो है ना जब वो उनका महाकाव्य देखा जाता है तो लोगों ने एक तरह से कहा कि उनकी पहले की रचना की तुलना में ये हल्का है। तो वो अलग बात है। देखिए, दर्शन वाली बात के बारे में सबसे अच्छा मुक्तिबोध ने लिखा है। सवाल ये है कि जो दर्शन, चाहे गांधी दर्शन हो, मार्क्स का दर्शन हो, किसी का भी दर्शन हो, तो वो आपने पढ़ा, उसका प्रभाव आपने पढ़ा। अब आपने दर्शन को कविता में देना है या कविता में दर्शन आ गया, दो चीजें अलग अलग जी। जैसे छंद की बात ले लीजिए, एक विज्ञापन है, जिंगल बनाया, विज्ञापन में लक्ष्य साबुन को लेकर के आपने कवित्व लिख दिया। आपने कवित्व, आपको समझ है, लक्ष्य कवित्व लिख दिया, लेकिन वो लक्ष्य साबुन का विज्ञापन, क्या वो रचना हो जाएगी? कोई रचना उसको नहीं मानेगा, क्योंकि वहां आपके सामने एक ध्येय दूसरा है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं मार्क्स को पढ़ करके मार्क्स के सिद्धांतों को केवल क्योंकि मुझे अभ्यास है और उसको कवितानुमा बना दूं, तो वो कविता नहीं बने। ये जो दर्शन, तो जब आपका विजन बनता है, दर्शन दृष्टि बनती है, जीवन दृष्टि बनती है, तो वो सहज रूप में आपके अनुभवों को कलात्मकता देने से पहले तो उसको छाट लेती है अपने अवचेतन में, और तब वो चीज रचना बन करके आती है। तो पंत जी के यहाँ कुछ रचनाओं के बारे में यही आक्षेप लगाया जाता है कि वो सीधे सीधे जो है ना वो बस वर्णन कर दिया, नरेट कर दिया, उसमें रचनात्मकता नहीं आई, जबकि उनकी और अनेक रचनाओं में रचनात्मकता देखी। हमारा जो प्रगतिशील धारा भी अगर देखें, जो पहला चरण है, जिसमें हर चीज में सब क्रांति ही आ जाती थी तुरंत शब्दों में, वो द्वितीय चरण में नहीं आई। त्रिलोचन को देखिए आप, मुक्तिबोध को देखिए आप, शमशेर को देखिए आप, वहां फिर वो एक समझ, एक दृष्टि, एक विजन के रूप में रचाव लेकर। मुक्तिबोध में तो मैं क्या देखता हूँ, उन्होंने उनकी विशिष्टता विविधता में ज्यादा है, तो हर प्रकार के एस्पेक्ट्स को उन्होंने टच किया है और उसको एक अलग ढंग से ट्रीटमेंट दिया। हाँ, असल मुक्तिबोध को समझने के लिए मैंने एक लेख लिखा था, स्वयं मुक्तिबोध ने जो कविता पे विचार किया है उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। जो चाहे उन्होंने फैंटेसी के बारे में दिया हो, चाहे अपने अनुभवों के बारे में दिया हो। लोग कहते हैं कि वो जासूसी बहुत पढ़ते थे, रातों को निकल जाते थे, उसका जो टेक्सचर है वो उनकी रचनाओं में शिल्प के आधार पर मिलता है। और उस बीच में जैसे शमशेर के बारे में कहा जाता है कि उनका कोलाजिस की शैली बहुत मिलती है, चित्रकला की वो बहुत मिलती है, तो तमाम चीजें हैं। अब वो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि शमशेर और मुक्तिबोध बड़े क्लिष्ट कवि भी है, बहुत आसानी से समझ में नहीं आते। कुछ जगह ये कुछ अर्थों में सही बात भी है कि उनको बार बार पढ़ के करना पड़ता है। आगे वगैरह का भी ऐसी हाल है मेरे सामने बल्कि ये चुनौती रही थी संजीव कुमार जी। मैंने शुरू से ही जो है शमशेर जैसे कवि के संसर्ग में रह करके भी मेरे सामने था कि अगर रचना जो वो सहज रूप में कम्युनिकेट नहीं होती, तो अब टेस्ट थोड़ी ले रहे अपने पाठकों का दिमाग का। ठीक है, उसको हल्का या चलताऊ ढंग का मत बनाइए, लेकिन उस रचना में इस तरह के उलझाव, इस तरह गुंजलक, इस तरह गुत्थियां नहीं होनी चाहिए कि वो खोलते रह जाइए और वो तब भी ना। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भाषा संप्रेषणी होनी चाहिए, क्योंकि अगर भाषा संप्रेषणी नहीं होगी तो फिर पाठक और लेखक के बीच का सेतु टूट जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। इस संबंध में मैं आपसे व्यक्तिगत, वैसे तो आपने बड़ा अच्छा सा आर्टिकल, समालोचनात्मक आर्टिकल हमको दिया, लेकिन अब फेस टू फेस डिस्कशन में कोणार्क में भाषा, शैली और भाव तीनों में आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे अच्छा लगा। वो एक तरह के संवाद है, और जैसे वो भवानी प्रसाद मिश्र कहा करते हो ना, जैसा बोलता है वैसा तू लिख। लगभग मुझे लगा कि आपने एक तरह से अपने से ही संवाद करते हुए वो दिखाया रचना को। यानी
जब आपने अपने संवाद किया तो जाहिर है कि वो उसमें वो स्पष्टता, वो सहजता आएगी आएगी। सारे पात्र जो है ना उसके मुझे कहीं वो नहीं लगे, अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है। और जिस तरह की ये जो इतिहास परक या मिथक परक जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं में चैलेंज यही होता है कि हम जो है वो कथा नहीं कह रहे होते, बल्कि हम उस कथा के माध्यम से अपने आज को व्याख्यायित कर रहे होते हैं, आज को बता रहे होते हैं। तो इस आपके कोणार्क की सबसे बड़ी खूबी है कि वहां जो प्रश्न उठते हैं, वहां जो द्वंद्व उठते हैं, वहां जो वहां टकराहटें आती हैं, वो बड़े नाटकीय ढंग से भी आती हैं। और वो जो है ना तमाम आज के समय को, आज की सोच को सामने लाती है उसके माध्यम से। ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस बात से बड़ा खुश हुआ, आपने मुझे वही उत्साह दे दिया जो नाना जी ने आपको दिया था। तो ये चीज जी, वास्तविक जीवन की घटनाओं से या सामाजिक परिवेश से कितना प्रभाव लगता है कि आपके साहित्य में है? बिल्कुल है। देखिए, मेरी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है माँ, छोटी सी कविता है, और उसके प्रशंसक मतलब यूँ समझ लिए कि विदेशों तक में है। बहुत बड़े कवि आए थे इंग्लैंड से, उनको भी बहुत पसंद आई थी। तो माँ कविता जो है वो कहने को ये हो सकती है कि मैंने अपनी माँ को ही देख करके लिखी हो, लेकिन वो माँ कविता जो है ना जब सुनेंगे तो लगेगा कि किसी की भी माँ हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है, माँ तो माँ है। हाँ, वो छोटी सी कविता है। रोज सवेरे मुंह अंधेरे, दूध बिलोने से पहले माँ चक्की पीसती, और मैं घुमेड़े में आराम से सोता, तारीफों में बंधी माँ जिसे मैंने कभी सोते नहीं देखा, आज जवान होने पर एक प्रश्न घुमड़ आया है, पिसती चक्की थी या माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप बताइए, ये तो आप ये हो ही नहीं सकता। देखिए, जो रचना होती है वो अनुभव की ही कलात्मक अभिव्यक्ति होती है, उसके बिना नहीं होती। आसमान से नहीं आती रचना। रचना आसमान को छू सकती है लेकिन आती जमीन से ही। एक आपकी अनुमति से मैं पिता पर एक छोटा सा कविता सुनाना चाहूंगा। जी जरूर जरूर। थोड़ा सा इसमें हमने तत्सम भाषा का प्रयोग किया, हाँ हाँ, लेकिन एक अलग तरीके से लिखने का प्रयास किया है। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पिता से जी। तुम सौम्य गगन, तुम सौम्य गगन, तुम सूर्य सहज, तुम सृष्टिकार, तुम मृदुमलयज, तुम शीतनि शिखर, तुम ध्रुव तारक, तुम धैर्य प्रवण, तुम सुखकारक, तुम जीवन के आधार स्तंभ, तुम निर्देशक, तुम शुभारंभ, तुम प्रेमाणो, तुम सुख किलोल, मेरे अधरों के प्रथम बोल, तुम प्रथमांगुली, तुम पहला पग, तुम क्रीड़ा कर, तुम पहला जग, तुम प्रथम संग, तुम अंतरंग, तुम नट तुरंग, तुम राग रंग, मेरे सुख हित, तुम त्याग मूर्ति, तुम अथक कर्म, तुम अमर कीर्ति, तुम संचालन, तुम संसाधन, तुम अजर स्रोत, तुम पारगमन, तुम ही अक्षर, तुम वर्ण प्रखर, तुम शब्द रूप, तुम वाक्य सुघर, तुम ही शिक्षा, तुम संस्कार, तुम ही जीवन सब विधि प्रकार, तुम शीर्ष पुरुष, तुम निर्विकार, तुम विश्वरूप, तुम महाकार, तुम मधुर गीत संगीत राग, तुम सकल तीर्थ काशी प्रयाग। तो वाह वाह वाह। नहीं तो ये देखिए, कहूँ तो मैं पिता पर स्तुति शैली में है, स्तुति है, ठीक है ना, शुरू से आखिर तक जो है। और
लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये संप्रेषित ना हो रही है। ये बड़ी खूबी होनी चाहिए, वो हो रही है। और जैसे मैं सुन रहा था तो मुझे लग रहा था ये तो मेरे पिता के लिए भी ये मेरी कविता। हाँ, ये सजू कुमार जी, पिताजी, आपकी रचना किसी को अपनापन दे दे, समझिए आप सफल। सबसे पहली बात ही है कि वो रचना सुनने वाले को भी अपनी लगने लगे। जी सर। और ये आपकी इस रचना में जो है वो मुझे तो वो खूबी लगी। और जैसे मैंने बताया ना, मुझे भाषा के स्वरूप से कोई वो ऐतराज नहीं है। मुझे मुझे तो इस बात पे कि आपने जो कहा वो मुझ तक पहुंचे तो सही भाई। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, जो 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 आप कहना चाह रहे हैं, चाहे उसकी अंगुली पकड़ने वाली बात है और तमाम जो चीजें जिस रूप में आप देख रहे हैं, वो पूरा पूरा साक्षात हो रहा है। तो आपका आपका लक्ष्य भी पूरा हुआ और पाठक का भी पूरा हुआ। एक तादाद में रचना स्थापित कर रही है। ये एक छोटी सी रचना माँ पर भी आप जी सुना, आप बताएं। माँ तो माँ होती है, हम्म, माँ से ही सारी संस्कृति होती है। जी माँ संस्कृति की सस्ता है, माँ जीवन की दृष्टा है, माँ जननी है, माता है, माँ ही भाग्य विधाता है। वाह। माँ चांद है, सूरज है, माँ जिंदगी की पहली जरूरत है। हम्म, माँ ममता का आंचल है, माँ वात्सल्य का बादल है, माँ है तो दूध का अमृत है, माँ है तो कोई कल्याण में रथ है, माँ है तो उंगली का सहारा है, माँ पर विश्वास हमारा है। माँ हमें देख दुखी द्रवित होती है, माँ हमें सूखे में सुलाकर खुद गीले में सोती है, माँ हमारी चिंता में रातों में जागती है, हमें खिलाकर खुद भूखी रह जाती है। वाह। आंसू पोंछने वाली है, माँ सब सुखों की थाली है, माँ भूख का प्यास बुझाने का साधन है, माँ सब जरूरतों का संसाधन है। माँ से सब गमों का उपचार है, माँ के बिना जीवन बेकार है, माँ पिता को संभालने का रास्ता है, माँ है तो जीवन का वास्ता है। क्या बात, क्या बात। माँ पुण्य है, त्याग है, माँ स्नेह है, अनुराग है, माँ ही तो लेती बलाएं हैं, माँ है तो लाखों दुआएं हैं। माँ नींद है, बिछौना है, माँ है तो काजल का छोना है, माँ है तो खेल हैं, खिलौने हैं, माँ के सामने सब पौने हैं। हम्म, माँ दुर्गा है, काली है, माँ रक्षा करने वाली है, माँ लक्ष्मी है, सरस्वती है, माँ नवग्रह है, नवरात्रि है, माँ है तो तीर्थ स्थान है, माँ तो साक्षात भगवान है। माँ का आशीष है, माँ आत्मा का आशीष है, माँ देवता है, देवी है, ईश है। वाह। और ये कविता ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पहले पढ़ी है। ये कहाँ पढ़ी है मुझे ध्यान नहीं है। ये आपकी रचनाओं को पढ़ करके मुझे लग रहा है कि फेसबुक पे पढ़ी होगी सर, फेसबुक। फेसबुक पढ़ी होगी। कविता मैंने पढ़ी है, अपनी मुझे पसंद आई थी। जब अमेरिका प्रवास के दौरान हम रोज कम से कम एक या दो लिखते थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं मैंने ये कविता पढ़ी है, इसलिए मुझे याद आ गई जब आप सुना। अब देखिए, इस कविता को पढ़ते समय पता चल रहा है कि एक बड़े सहज भाव से कविता निकली हुई कविता है ये। देखिए, कहीं कंस्ट्रक्टिव नहीं लग रही, रचना कंस्ट्रक्टिव नहीं लगनी चाहिए। हाँ, ये भी एक है उसमें सहजता। सहजता तभी आती है जब आप इस कविता को ये कविता माँ पर है, जी, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो ये आपकी माँ, ठीक बात है। और आपकी माँ पर इसलिए ये रचना रचना पे थैंक यू। आपकी माँ का मतलब है कि जो माँ से आपका जुड़ाव ठीक बात उसको। है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। जी, उसकी गुणवत्ता की तरफ अगर देखो तो ऐसा लगता है कि गुणवत्ता पाठक के से रिलेट उतनी नहीं कर रही जितनी कि करना चाहिए। क्या कारण लगते हैं? देखिए, ऐसा है कि आप साहित्यिक परिदृश्य अगर देखें, कभी कभी साहित्यिक परिदृश्य रहा हो तो एक होती है साहित्य का सृजन, एक उस सृजन की पाठकों तक पहुंच, और दूसरा उसका आकलन। ये हमेशा हुआ है। आकलन जो है मुश्किल का है, कई दफे आकलन ज्यादा हावी हो जाता है। यानी वो इस हद तक हावी हो जाता है कि पाठक जो है ना, किसकी रचनाओं को पढ़े, किसकी रचना को एक तरफ छोड़ दे।
यानी एक आकलन विज्ञापन की तरह हो जाता है कि जहां देखो जहां वो इतना कर देते हैं कि वो रचना अच्छी है या बुरी है, इससे ऊपर ही होता है कि वो रचना जो है वहां तक आ जाए। और एक होता है कि सही मायने में आकलन, और सही मायने वाले आकलन की का परिदृश्य आजकल थोड़ा कम है, ऐसा मुझे महसूस होता है। यहाँ ये जरूर है कि बस ज्यादातर ये लगता है कि ये ग्रुप विशेष है तो ये इन्हीं की बात करेगा, उनके लेख पढ़ लीजिए, वह पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि इस लेख में इन लोगों के नाम आएंगे। अगर उन्होंने रचना, मतलब आप मान लीजिए 2021 का साहित्यिक परिदृश्य में लिख रहे हैं आप, मतलब वो सज्जन जो कि जो एक, तो वो उन लोगों का नाम लेगा जो जिन लोगों का उसको नाम लेना हमें पता है कि उन्हीं का लेगा। और मजेदार बात यह है कि आपकी रचना भी उस समय में आई है, वो उनको छोड़ेगा ही छोड़ देगा, उनको इग्नोर करेगा ही करेगा। बल्कि जो उसके उस ग्रुप के ऐसे रहेंगे जिनकी रचना नहीं आई, उनके बारे में लाइन जोड़ेगा। हमें उम्मीद थी कि ये भी एक संकलन ले आते, यानी उसका नाम इस तरह से घुसाया जाएगा। ये जो परिदृश्य है इसने ये काफी चल रहा है, लेकिन सजग लोग जो है, जो ठीक से जुड़े हुए हैं, वो आपको पढ़ते हैं और आपकी सराहना भी करते हैं। अब अगर आप मुझे पता चल जाए अभी वो आदमी जो ना, आप कुछ भी कर लीजिए वो पढ़ भी लेगा। अज्ञे जी ने एक चीज बड़ी, अज्ञे जी का मुझे जो है एक वो बता रहा हूं, उनसे सहमत हो या ना हो, लेकिन कला वार्ता पत्रिका थी, उसमें उनका एक साक्षात्कार छपा था। अज्ञे जी कहा कि आप जो है नामी ग्रामी आलोचकों के बारे में बताइए। तो उन्होंने अपनी पसंद के 2-3 लोगों के नाम बताए, जैसे नंदकिशोर आचार्य, रमेश शाह, एक दो। तो उन्होंने वो जो साक्षात्कार लेने वाला था उनके दिमाग में तो उनका एक खास आलोचक था, तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में क्या राय। अज्ञे जी ने उनका नाम नहीं लिया था, उनके बारे में क्या राय। वो कहते हैं कि वो प्रखर आलोचक है, वो समझते हैं। ऐसा नहीं है कि रचना उन्होंने पढ़ी और रचना का जो महत्व वो समझ में ना आता हो जी, उसको कहने में बेईमानी करते हैं। समझ गए आप मैं क्या कहता हूं? समझ गया मैम। तो ये परिदृश्य अगर हो तो क्या करेंगे? और ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए। वो जैसे मैंने कभी सुना था कि वो लखनऊ के कोई बहुत बड़े शायर रहते थे, तो उनसे कुछ फेवर लेने के लिए बहुत सारे लोग जाते थे, तो बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने जो है एक सोटा ना, डंडा, हाँ डंडा, वो खास तौर से अब एक सज्जन आए जो कि उनसे कुछ फेवर लेना चाहते थे, और आते आपसे बड़ा कोई शायर नहीं हो, तो ये आपको आसमान में चमक रही है। तो वो कहते हैं बैठिए, एक जरा शेर सुनिए मेरा। उन्होंने एक शेर सुनाया, और शेर सुनने के बाद वो कहते हैं क्या कभी नहीं सुना। सोडा निकाला, कहते हैं मैंने सबसे खराब शेर सुना है, तुझे समझ है नहीं, तुम है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की बात है। मतलब सोटा मत मारिए, लेकिन समझ जाइए कि भाई ये जो है ना खामा जो है, मुझे ही पता। अच्छा, एक स्टेज पर आकर के स्वयं रचनाकार अपनी रचनाओं का बहुत बड़ा रोचक हो जाता है। सही मायने में आपको स्वयं लगने लगता है कि मेरी ये रचना कहाँ ठहरती है और ये रचना कहाँ ठहरती है ना। तो जो बायस्ड होकर, किसी भी रूप में जो बायस्ड होकर के आपकी रचना का आकलन कर रहे हैं, उनसे बचाए। और जो सहज भाव से, ये हो सकता है कि मेरी अभी इतनी तैयारी नहीं है कि मैं आपकी रचनाओं को पूरी तरह से अप्रिशिएट कर सकूं, ये कमी कोई बर्दाश्त के अनुकूल है।
जब होगी तो मैं करूंगा भी। लेकिन मैंने कसम ही खा के आया हूं कि संजीव कुमार जी की पंक्ति की मुझे तारीफ नहीं, उनको धराशायी करना है, दोस्ती करना है, उनका नाम तक नहीं लेना। तो एक कविता है मेरी, जी बस अच्छा लगेगा सुनाइए। तो कविता है तीसरे लोग। देखता हूँ अगर वो मिल गई कविता। जी शायद ये होनी चाहिए इसमें। ये चलो एक बस किताबें जो तुमने निकाली मेरी वाली, उसमें अनुदामिनी है। ये तीसरे लोग सब देखिए। ये कविता छोटी सी कविता है जी। ये तीसरे लोग। कुछ लोग आपको पूछते हैं, पूछना समझ रहे हैं ना आप? कुछ लोग आपको पूछते हैं, कुछ लोग आपको नहीं पूछते। कुछ लोग आपको उपेक्षित करते हैं। ये तीसरे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सही बात है। और सुन, कुछ लोग आपको चाहते हैं, कुछ लोग आपको नहीं चाहते। कुछ लोग आपको चाहने का ढोंग करते हैं। ये तीसरे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग आपके सामने मिमियाते हैं, कुछ लोग आपके सामने नहीं मिमियाते। कुछ लोग अपना मिमियाना बस भुनाते हैं। कुछ लोग अपना मिमियाना बस भुनाते हैं। ये तीसरे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। स्वप्नदीप देखो। कुछ लोग आपको पूजते हैं, कुछ लोग आपको नहीं पूजते। कुछ लोग आपसे ही ऐंठ कर आपकी प्रतिमा लगाते हैं। ये तीसरे ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आपने तो वर्गीकरण कर दिया, और सचमुच 3 प्रकार के लोग होते हैं। हम उसे ऐसे बोलते हैं कि एक तो वो जो कहते हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो कर रहा है वो अपनी सुविधा और साधन के अनुसार कर रहा है, तो ठीक है, हमें क्या करना है, हमें बुलाएंगे तो हम शामिल हो जाएंगे। दूसरे वो लोग होते हैं जो शुद्ध को मतलब सच को सच और झूठ को झूठ या असत्य को असत्य कहेंगे। और तीसरे लोग वो होते हैं जो कुछ भी कहेंगे, कहना ही है। अगर आप कंधे पर मफलर डालो, क्या यार मफलर डाल के सत्यानाश कर दिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी दूसरे से बोलेंगे मफलर बहुत जम रहा है। तो उनका काम ही है मीन में निकालना। बस बस बस, इसलिए जो है वो है। आपकी लेटेस्ट बुक अवेलेबल होगी तो डिस्प्ले कर सकते हैं अपन। नहीं, ऐसा है कि मेरे जो इस साल में जो रचनाएं आ चुकी हैं उनको मैं दिखा सकता हूँ। ख्याल में देखिए, जैसे आपकी 8 रचनाएं आई हैं शायद इस वर्ष। 8 तो नहीं आई है, रह गई है कुछ मेरे सामने। तो हाँ, कुछ मुझ पर मैं ये बता दूं आपको कि ये साल ऐसा साल है जब मैं 75 वर्ष का हुआ हूँ। वाह वाह। तो पार्टी वार्टी कहाँ है सर? तो जी, इस सिलसिले में यानी पार्टी तो अब आप तभी दूंगा ना, मैं जबरदस्ती क्या दूं। तो ये बता दूं मैं कुछ दिखाऊं? जी सर, श्योर। तो मेरे इस उपलक्ष्य में आरा बिहार की बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका है, वो प्रकाशक भी है, सज्जन लोग।
बहुत सुंदर। सृजन लोग, हाँ। ये विशेषांक निकाला है और इस पे लिखा भी है 75वें जन्मदिवस के अवसर पर। इसमें एक लेख विशेष रूप से हमारे मित्र हैं भाषाविद रूस के अलेक्जेंडर सेंकेविच, जी। उन्होंने भी अंग्रेजी में मूलतः लिखा था, इसका हिंदी अनुवाद भी हुआ है। तो इसमें जो है बहुत से लोगों के लेख भी हैं, साक्षात्कार भी हैं और मेरी सभी विधाओं पर। इसी प्रकार से एक इसी उपलक्ष्य में एक संकलन, एक पत्रिका है समावर्तन, समावर्तन, या जी, उसने भी ये विशेषांक निकाला है। और इसी प्रकार से एक आलोक पर्व है, शर्मा जी, उन्होंने भी ये विशेषांक निकाला है। बहुत सुंदर। एक सुभाष राय है लखनऊ में जनसंदेश टाइम्स, उन्होंने भी एक पृष्ठ निकाला था, वो मेरे सामने नहीं है। ये तो ये बधाई सर। और इसके अतिरिक्त जो है आपको बता दूं, ये जरूरी है, जब घुटती है सांस आदमी की, हाँ, ये कविता संग्रह है जो मेरा लेटेस्ट कविता संग्रह है, ये प्रलेख ने छापा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये 50 कविताएं, इसका इतिहास है जो मैंने संकेत इसमें दे दिया है। ये एक प्रकाशक के पास मेरे ख्याल में कई वर्ष तक पड़ी रही और कोरोना का जब दूसरी लहर चली तो उन्होंने असमर्थता जाहिर की, तो ये फिर किताब वाले ने छापी। ये 50 कविताएं पहले की है, इन 12 में से। इसके अतिरिक्त मेरे साक्षात्कारों की एक पुस्तक आई, सवालों से टकराते हुए, ये अमन प्रकाशन ने छापी है। अमन चाह रहे थे कि किताब मैं जरूर दूं उनको, तो मैंने दी। मैंने कहीं लिखा था कि मैं एक रचनाकार हूं और मुझे छापने वाले सभी मेरे प्रकाशक सम्मानित हैं। ठीक बात। मैं किसी एक सम्मानित प्रकाशक का रचनाकार नहीं। जिमी परिदृश्य में आता है, उसे कहो ना, अरे आप कहाँ से छपे हैं, अरे वहां कहाँ छप गए, इससे छपिए ना। अरे भाई जहां से छपा हूं मेरे लिए तो वो भी बहुत सम्मानित प्रकाशक। और क्या, जो तो भी लाए उनको। ये नेशनल बुक ट्रस्ट से मेरी बाल नाटकों की पुस्तक आई है इसी वर्ष में, द्विविक्रम चुनिंदा नाटक। ये बाल संस्मरण बहुत कम लिखे हुए हैं जी। तो मेरे एक पहले किताब बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, एक मेरी यादें मेरी मजे आपके, हाँ, ये पुस्तक आई है इंडिया नेट बुक्स से। तो इस प्रकार से किताबें और ये आए हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे अच्छे लेख भी छपे हैं। खासतौर से मधुमती ने अनामिका पर मेरा लेख अच्छा छापा। अनुस्वार के लिए अगला लेख कौन सा दे रहे हैं सर? अनुस्वार ने तो मेरी तीनों विधाओं में छापा, यानी बाल साहित्य भी छापा, कविता भी छापी, लेख भी छापा। तो अनुस्वार तो इस मामले, अनुस्वार हालांकि मुझे मिलने में थोड़ी सी देर हो गई, अभी मुझे कल परसों ही मिल पाई है। तो लेकिन क्या हुआ, पीडीएफ मिल गई थी मुझे, किसी कारणवश जो है ना वो अटक गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे पास आ गई है। ऐसी लगी आपको? बहुत अच्छा निकला है, बड़ा समृद्ध अंक है अनुस्वार का, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी और अच्छे अंक। हमारी कोशिश नहीं रहेगी कि हम वो स्तर मेंटेन करके रखें। स्तर भी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो देखने वाली बात है कि ये खुलापन है। ऐसा नहीं लगता कि अनुस्वार जो है ना वो 4-5 लोगों की पत्रिका है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं चाहता, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बड़ी आशा बनती है कि इसमें लॉबिंग अपनी जगह इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन लॉबिंग आप अपने और तरह से कीजिए। मेरे लिए सब बराबर हैं और हम सबको बराबर रचना गुणवत्ता के आधार पर लॉबिंग, गुणवत्ता के आधार पर। और हमें आप सब लोगों के आशीर्वाद से अच्छे आलेख भी मिले, कहानियां भी मिली, सूर्य बालाजी वगैरह ने भी दिया। तो बलराम जी इधर जैसे पढ़ने को मिला, मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और सभी उपन्यास भी, कविता भी, तमाम चीजें भी। कविता संग्रह में से राकेश मिश्र का अच्छा संग्रह आया, कोणार्क आपका मैंने जिक्र किया जो पढ़ा। ऐसे ही हमारे एक और मित्र हैं, उनकी भी है कविताओं। इसमें बाल साहित्य में नासर शर्मा का बहुत अच्छा आया है, माधव कौशिक का कविता संग्रह अच्छा आया है, और लोगों के। लेकिन एक किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है पागल खाना।
इसके ये ज्ञान चतुर्वेदी का उपन्यास है, फैंटेसी है। और देखिए बाजारवाद पर हिंदी में उपन्यास, यानी बाजारवाद पे डिस्कशन तो मिल जाएंगे, डिस्कोर्स मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन उसे उपन्यास की शक्ल में हमारी नजर में नहीं। लेकिन बाजार जो है वो क्या क्या हथकंडे अपना सकता है, यानी वो कब कितना पोलाइट भी हो सकता है और कब कितना क्रूर भी हो सकता है और कब कितना शातिर भी हो सकता है, और एक खलनायक नायक के रूप में कैसे हो सकता है, और तमाम लोग उससे जो बचने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे बचने वाले पागल करार कर दिए जाते हैं, और पागल खाना। और उसमें क्योंकि ज्ञान चतुर्वेदी खुद डॉक्टर है, तो डॉक्टरी का जो माहौल में एक तरह की पागलपना है वो भी इसमें आया है। यानी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बीच में जो व्यवहार होते हैं या जिस तरीके से ट्रांजैक्शनिंग होती हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक भी हैं। तो ये कृति मुझे बहुत अच्छी लगी, जितना पढ़ा है उसमें सर्वश्रेष्ठ लगी है। पागल खाना पढ़ा जाना चाहिए इसको। ये उपन्यास लिखा हुआ, लेकिन क्योंकि वो व्यंग्य उपन्यास लिखते हैं। क्या अच्छा भाषा की आप बात कर रहे थे ना, इसमें क्या भाषा है कमाल की। एक कहीं से भी पढ़ लीजिए और आपको लगेगा कि भाई ये तो कमाल कर दिया, इस तरह की भी भाषा हो सकती है क्या। तो ये है चीजें बहुत अच्छी चीजें लिखी जा रही है, अच्छी चीजें लिखी जा रही है, लेकिन कम संख्या वो तो होता ही है। लेकिन वो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर वो उन सब से हट करके उस मतलब यहाँ लॉबिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छी लगी है तो अच्छी कहने का भी एक साहस हमारे मन में होना चाहिए जी। मैं तो कोई व्यंग्यकार नहीं हूँ, मैं गद्य पढ़ता भी थोड़ा कम ही हूँ आजकल। एक जमाने में तो बड़ी समीक्षाएं की थी मैंने, लेकिन चलिए अब लंबी बात हो जाएगी। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने बहुत सारी बातें मुझसे कहलवाई और निकलवाई, कह सकता हूँ। कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, अपने स्तर पर मुझे जो अपने स्तर पर जो सच्चाई है वो मैंने आपके सामने। नहीं, बहुत सुंदर, you have been quite honest in revealing the things। मैं ये कह रहा था कि मैंने साक्षात्कार जैसा रूप नहीं रखा है इस कार्यक्रम का, एक विमर्श जैसा रखा, विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, ये और अच्छा है, और अच्छा बातें सुनते हैं, वरना हाथ में एक क्वेश्चन लेकर के अच्छा नहीं लगता। जी जी नहीं, अच्छा ये रूप ज्यादा अच्छा है, ये दिलचस्प है। मुझे लगता है कि जो और लोग इसको देखेंगे उनको पसंद आएगा, और उनको मैं अभी खुद ही से उनके प्रति अभी से आभार भी व्यक्त करता हूँ। इसका एडिटिंग करके हम YouTube पे डालते हैं और Facebook पे डालते हैं। जरूर। मुझे थोड़ा लालच हो गया, आपने बड़े ध्यान से मेरी कविताएं सुनी। मैं अपनी पहली प्रकाशित कविता और मुझे याद रहती है कि पहली कविता मेरी सुनाई और 1975 में लिखी है कविता। वाह, मेरे शुरुआती दौर की चीज है, लेकिन छायावाद का असर आप देख सकते हैं इसमें। सब पे होता था, हम पे भी था ये सर शुरू। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। क्या बात। शून्य है पथ स्नेह लथपथ, देखती रथ में प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती रथ में। स्नेह के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। देखती हूँ मौन लोचन मौन सम्मोहन, प्राण तेरे प्राण का दुख और आकुल मन। देखना पथ छोड़ दूं क्यों वे अनिच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शक्ति जब तक स्नेह तब तक पल रहा पल पल, शक्ति जब तक स्नेह तब तक पल रहा प्रतिपल, प्राण तेरे प्राण का मैं क्रोध हूँ कोमल। रूप की मधुरागिनी हूँ सबल वक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं। बहुत अच्छा। ये छायावाद का विशेष करके महादेवी देखिए उस समय जो है ना, शुरू में मुझ पर एक कहानी लिखी थी, गरीब की बेटी 12वीं क्लास पास करके लिखी थी, वो पूरी तरह से प्रेमचंद का प्रभाव था। अब जिसको आप पढ़ेंगे, जिनको आप जिएंगे, जो अच्छा लगेगा उसका प्रभाव तो आएगा ही आएगा। प्रभाव आना कोई बुरी बात नहीं होती है, अब आती है तमाम जगह से,
हमको नकल थोड़ी कर रहे हैं, सहज भाव से आ रहा है। इसीलिए सर अभी मेरे को 27 तारीख को भोपाल में था मैं, जी तो भोपाल में हिंदी भवन में कार्यक्रम था, तो उन्होंने हमको हमारी किताब का विमोचन हुआ जिसका नाम था महादेवी वर्मा, हाँ, उसके तो काफी चर्चित किताब है। और मुझे जो पुरस्कार दिया जी महादेवी वर्मा कक्ष में संपन्न हुआ, और पुरस्कार का नाम था महादेवी साहित्य भारती पुरस्कार। हाँ, तो आपने समय दिया नहीं, आपको इधर मैं देखता रहा हूँ बहुत सारे पुरस्कार, हालांकि वहां तो मैंने आपको बधाई दी है, कृपया यहाँ भी बधाई स्वीकार कर लीजिए। वैसे मुझे भी इस वर्ष में उसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए नहीं, जानकारी के लिए कर रहा हूँ कि जो 7th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल है, हाँ, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स इन नोएडा, जिसमें संदीप मारवा उसके वो है, मारवा स्टूडियो भी है नोएडा में। हाँ नोएडा में सर जी। वो चलता है, वो ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल चलता है, उसमें इस बार का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो मुझे मिला है। नहीं, यू डिजर्व सर। अब देखिए उन्होंने दिया है, इस पे मैं एक बात बता दूं, आपने कहा है तो मुश्किल ये आती है, टीएस एलियट को जब नोबेल प्राइज मिला, टीएस एलियट को, तो उनसे भाषण देने को कहा गया, तो उसमें से 2 बात उन्होंने ये कही कि बड़ी मुश्किल में हूं मैं, अगर मैं ये कहूं कि मैं इसके योग्य हूं, डिजर्व कर रहा हूं खुद अपने मुंह से, तो सब लोग बड़ा अहमक आदमी, अहंकारी है ऐसे, लेकिन उससे ज्यादा संकट ये आ रहा है कि मैं ये कहूं कि मैं इसके योग्य नहीं, तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो जूरी है, निर्णायक है, उनकी तौहीन हो जाएगी। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है कि आप जब कह रहे हैं आप डिजर्व करते हैं, तो मैं इसको नहीं काट सकता। इसको काटने का मतलब है कि मैं आपने बहुत काम किया है, और सबसे बड़ी चीज है लीक छोड़ करके काम किया है। दूसरी चीज, विविध विधाओं में आपने समान तरीके से काम किया, जहां जो चीज चाहिए वहां वो चीज है। बाल साहित्य और एडल्ट कविता, एडल्ट तो नहीं कहना चाहिए, मेच्योर्ड कविता के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो दिखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर चीज को आत्मसात करते हैं, और ऐसा परकाया प्रवेश जैसे होता है ना, कि जब बच्चे के लिए लिख रहे हैं तो बच्चों की तरह हो गए, जब पढ़ों के लिए तो पढ़ों की तरह हो गया। तो ये जो आपने अपने आप को हर जगह पर संतुलित रखा है, दैट इज ग्रेट एंड अप्रिशिएबल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि अनुवाद जो मैंने किया है, खासतौर से कोरियाई साहित्य का ज्यादा किया है, वो मैं तब कर पाया जब कोरिया के जनजीवन को, कोरिया की संस्कृति को रचा बसा के मैंने किया है, वहां पे रहा, उनके लोगों के बीच में रहा, उनको समझा और किया। तो मुझे खुशी है कि उस क्षेत्र में भी पुरस्कार वगैरह तो मिले, वो अलग बात है, लेकिन उनको पढ़ा जाता है और उन अनुवादों को सराहा जाता है। मेरी एक वो अगर आपको मिले तो कोरियाई कविता यात्रा है, जो कि साहित्य अकेडमी ने छापी है, और कुछ किताबें नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी हैं। तो वो उस अनुवाद में भी एक पोइट की मैंने और की है, देखिए कब तक आती है। तो होना यही चाहिए कि भाई मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने कोई बहुत पहाड़ खोद दिया, लेकिन जो करो वो इस नियत से करो कि भाई आप कर रहे हैं, तो उसको मुझे कोई ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना हो जाए लेकिन ये ठीक हो जाए। मैं एक निवेदन करूंगा, मेरी एक पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, 55 पन्ने की, 56 पन्ने की, वासव दत्ता, ये प्रबंध कविता है। जी। उसका 8 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। वाह। लेकिन मेरे मन में जो इच्छा है वो ये कि जापानी, चाइनीज और कोरियन भाषाओं में इसका अनुवाद हो। अगर आपको इन तीनों भाषाओं का कोई अनुवादक मिले तो कोई मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोरिया और भारत के बीच जो है ना, अनुवाद की स्थिति अभी कुछ है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसे ढंग से कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर होगा तो मैं निश्चित रूप से आपको, अगर उनकी कोई फीस होगी तो सही बात। हालांकि मेरी कविताओं का भी अनुवाद इसलिए हुआ था, सेदल ऐग्योल हन,
पुस्तक है वो सामने होगी तो, मेरी कविताओं का अनुवाद कोरियाई भाषा में हुआ है जी और उसको करने वाली पद्मश्री हैं किम यांग शिक मैडम, जी बहुत वरिष्ठ कवयित्री है वहाँ की, जी। और बहुत अच्छा अनुवाद हुए हैं वो, चर्चित भी हुए, वहीं पर छपी भी वहीं पर थी। हाँ नेचुरली वो तो लैंग्वेज वहीं की। शेदल आई ग्योल हॉन्ग, चिड़िया का ब्याह हिंदी में है उसका, उस शीर्षक से छपी है वो कविता, उनको बहुत पसंद थी। उनसे सब सलाह अगर ली जाए तो शायद वो बता बहुत सके। वरिष्ठ हैं, लगभग 90 वर्ष की हो गई हैं। वो ये तो बता सकते हैं कि कौन कौन सही अनुवादक होगा। ये अनुवादक तो मुझे भी पता है, कुछ लोग हैं तो मैं देखता बात हूँ। करते हैं, है ना, क्योंकि बौद्ध दर्शन पर आधारित किताब है, जी तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि इन तीनों कंट्री में भी पहुंचे। जी तो आखिरी प्रश्न आपके लिए जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि साहित्य के अलावा दिन भर आप किताबों के बीच में रहते हैं, अधिक से अधिक समय आप पढ़ाई लिखाई में जी जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी अभिरुचि या हॉबीज क्या है? मुझे अपने परिवार के लोग बहुत पसंद है, इनके मुझे अपने मित्र लोग बहुत पसंद है। कोरोना ने जरा बहुत वो मुझे डरा रखा है, हाँ, बहुत मन करता है कि मैं उनके बीच जाऊं, मिलूं, मित्रों के साथ खाना पीना ये सब करूं, लेकिन डर के मारे मैं अपने अनेक मित्रों की तुलना में ज्यादा डरपोक और लाजिमी है सर। घर में बैठा रहता हूँ, जी लेकिन अपने बहुत बहुत अपने चलिए सर, अगर कोरोना का, मैं तो 2.5 महीने बिस्तर पे रहा कोरोना से, जी मुझे मालूम है। तो जो परेशानी हुई है उसके बाद, जी तो इसलिए सुरक्षित रखना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वही कोशिश यही रहती है, तो पारिवारिक जो नजदीक के उनके साथ मिलना मिलाना, बच्चों के साथ, बच्चों के मुझे बच्चों के साथ मिलना बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे बच्चे मिल जाए तो सोचो कि मुझे ईश्वर मिल गए। तो इसलिए जो है और वो मैं चूकता नहीं था जब बच्चों से मिलने का अवसर हो, चाहे स्कूलों में हो चाहे कहीं हो, किसी घर में हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मेरी एक किताब को आदरणीय मनोरमा जी ने जो है दिखाया था अमेरिका से, वो बच्ची उस किताब को लेकर बैठी। इससे इससे अद्भुत सुख मुझे क्या मिल सकता है? या इससे लंबी बड़े से यात्रा बड़े साहित्यकार के हाथ में मेरी किताब हो, उसको छोड़ करके उस बच्ची के हाथ में मेरी किताब, क्या बात। ऐसे और बच्चों के भी हाथ में जब मैं देखता हूँ तो उसका सुख तो बस पूछिए मत, क्या हो क्या मिलता है। वैसे मेरी बाल साहित्य पे एक किताब है, छोटी सी, सबसे छोटे सेगमेंट के लिए, जी बच्चों के रंग। जी मैं भेजूंगा क्योंकि आप भिजवाइए उसको, मैं पढ़ना चाहूंगा। जल्दी जल्दी में लिखा था छोटे बच्चों के कोई लिए। बात नहीं। और दूसरी किताब जो अभी प्रेस में है उसका नाम है बच्चों के संग। अच्छा बहुत बढ़िया। 5 महीने गुजारे ग्रैंड्स के साथ, तो हमने कहा इसका भी कुछ। नहीं बहुत उसका आनंद थोड़ा, मुझे बच्चों का साथ रहना बहुत पसंद है। मेरे भी बेटे के जो बच्चे हैं उनका साथ, अब वो थोड़े बड़े हो रहे हैं तो अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन वो उनका सुख मिल जाए, उनकी बात मिल जाए, उनका कोई आग्रह मिल जाए, उनका कोई और, तो मुझे उससे बड़ा सुख मुझे नहीं तो होगा। कोई नहीं। अब चलते चलते नवोदित या उदीयमान लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैं सुझाव? वही संदेश देना चाहता हूँ, इसके बारे में जिक्र किया था कि अपनी रचना धर्मिता को कभी खत्म मत होने दीजिए। कोई बाधा आ जाए, कोई कोई उपेक्षा हो जाए, कोई आपको लगे कि जो ना मेरी रचना की तौहीन हो रही है, उसको हटा करके अपनी रचना रचना को बस ये दुआ कीजिए कि मेरी रचनाशीलता बनी रहे। आप रचनारत रहे तो बाकी सब चीजें जो है वो आपको कभी ना कभी मिलेंगी ही। रचना ही छूट गई किसी बाधा से तो सोचिए सब कुछ छूट गया। ठीक बात है जी, और मेरी शुभकामनाएं, मेरे मैं चाहूंगा कि अधिक से अधिक आप लिखें, अपने आप को भी समृद्ध करें और साहित्य को भी समृद्ध करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए और इस महत्वपूर्ण संदेश के लिए। आशा है आपसे इस प्रकार की चर्चाएं और होती रहेंगी समय समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुस्वार की तरफ से और हमारी पर्सनल तरफ से। आभारी।